भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम से गिरफ्तार हो चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही कि मेहुल चौकसी भारत भी जल्द वापस आ सकता है। लेकिन इलाहाबाद बैंक के पूर्व डायरेक्टर दिनेश दुबे वो शख्स हैं जिन्होंने मेहुल की हकीकत के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, और अगर वक्त रहते उनकी बात सुनी जाती तो शायद ये घोटाला हुआ ही ना होता। दिनेश दुबे को मेहुल चौकसी की सच्चाई के बारे में कैसे पता लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हीरों के कारोबार से करोड़ों की हेरफेर करने वाला मेहुल चोकसी बेल्जियम से गिरफ्तार किया जा चुका है। 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाले मेहुल चोकसी को फिलहाल बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां से उसको भारत लाने की कोशिशें की जा रही है। बेल्जियम में चोकसी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होकर स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। गीतांजलि ज्वेल्स नाम की कंपनी की आड़ में हीरा कारोबार के नाम पर मेहुल चोकसी ने नकली हीरों के जरिए न सिर्फ आम लोगों को ठगा, बल्कि अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को भी 13,000 करोड़ से ज्यादा की शपथ लगा दी। साल 2013 में सीबीआई और ईडी चोकसी की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आई, लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 2013 में ही घोटाले को लेकर आगाह कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले के बारे में दिनेश दुबे ने 2013 में ही आगाह कर दिया था। दिनेश दुबे तब इलाहाबाद बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और उन्होंने गीतांजलि जेम्स के लोन को लेकर 2013 में सरकार और आरबीआई को असहमति पत्र भेजे थे। गीतांजलि जेम्स के खिलाफ 2013 में दिनेश दुबे ने सरकार और आरबीआई को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन उनकी बातों को तब अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद तब दिनेश दुबे को बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मेहुल चोकसी के पकड़े जाने के बाद उन्हें ऐसे शख्स के रूप में देखा जा रहा है जिसके कारण देश का ये सबसे बड़ा घोटाला रोका जा सकता था। घोटाले और मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद से सुर्खियों में आए दिनेश दुबे पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर वो उन्हें बैंकों में हो रहे घोटाले से निपटने के तरीके बताना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में देश में एक और मेहुल चोकसी या नीरव मोदी जैसा केस ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मेहुल चौकसी भारत का भगोड़ा एक बार फिर से चर्चा में है। 12 अप्रैल को उसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया और भारत की एजेंसियां लगातार फिर से कोशिश कर रही हैं कि मेहुल चौकसी को भारत ले आया जाए। जिस तरह से तहव्वुर राणा इंसाफ की चौखट में भारतीय अदालत में भारतीय न्याय प्रणाली का सामना कर रहा है, उसी तरह से मेहुल चौकसी को भी भारत प्रत्यर्पित कराकर उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर अब लगातार कवायद आगे बढ़ रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए दिनेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी का परिचय इस तरह से हो सकता है कि 2013 में इलाहाबाद बैंक के वो डायरेक्टर रहे और 2018 में जब पूरा मामला खुलकर सामने आया था उस समय एक विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई। लेकिन उससे भी बड़ा परिचय उनका ये होना चाहिए कि 2013 में ही उन्होंने इलाहाबाद बैंक की अनियमितताओं की तरफ इशारा किया था, जिक्र किया था, अपनी आवाज उठाई थी और उस आवाज उठाने की एक वजह उनकी नौकरी भी गई। दिनेश जी, बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। सर, धन्यवाद। पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया है, प्रत्यर्पण की संभावनाओं पर अब चर्चा हो रही है। अगर मेहुल चौकसी भारत आता है तो क्या खुलासे हो सकते हैं और किस नेक्सस की तरफ ये खुलासे जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन जिन सीएमडी और ईडी ने ये लोन दिया उनके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो कौन मगरमच्छ है सामने आ जाएगा। अभी तो आपने मछलियों को पकड़ा है जिनकी पावर ही नहीं थी लोन देने की। लोन तो ऊपर से बोर्ड से सैंक्शन हुआ है, तो बोर्ड ने किस आधार पर यह सैंक्शन कराया? तो पहली कार्रवाई तो ईडी को, सीबीआई को और सरकार को ये करनी चाहिए कि जिन जिन सीएमडी और ईडी के कार्यकाल में ये लोन सैंक्शन हुआ तो क्यों हुआ,
इनसे पूछताछ होनी चाहिए, गहन पूछताछ होनी चाहिए, तब वास्तविकता सत्य सामने आएगा। मुझे आज इस बात का गर्व है कि जो मैंने त्याग किया था आज सफल हो रहा है। मुझे निकाला गया, रिजाइन लिया गया, मुझे इसका गम नहीं था, क्योंकि मैं सत्य से हटा नहीं, मैं सत्य पे अडिग रहा। लेकिन आज गर्व हो रहा है कि मेरा सत्य सामने आया और भारत की जनता के जो पैसे लूटे गए थे अब उनके आने की संभावना 100% प्रकट हो गई है। दिनेश जी, 7 साल पहले आपने जब भी मीडिया से बातचीत की, जब भी आपसे सवाल पूछा गया, आपने कहा कि मैंने रेजिग्नेशन तो दिया था, लेकिन उस पर मुझे कभी जवाब आधिकारिक तौर पर नहीं मिला कि मेरा इस्तीफा जो है स्वीकार किसने किया है, किस लेवल पर उसे एक्सेप्ट किया गया। क्या 7 साल बाद या इस दौरान आपको कोई जवाब मिला आधिकारिक तौर पर? न तो उस सरकार ने कोई जवाब दिया, न इस सरकार ने कोई जवाब दिया। केवल एक मेल आया कि आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। उसके बाद मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझसे लिया गया, मैंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं दाम कमाने के लिए नहीं गया था। पत्रकार हूं, नैतिकता और नियत साफ रखता हूं। मैं उस नैतिकता और नियत से बंधा हुआ था, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होना चाह रहा था, और मैं मेरे डिसेंट नोट वापस नहीं लेना चाहता था। इसलिए मेरे से इस्तीफा मांगा। मैं सहर्ष मुस्कुराते हुए इस्तीफा देके आ गया। कोई मलाल उस चीज का आज 7 साल बाद? 7 साल क्या, 12 साल बाद लगभग? हाँ, मुझे मलाल केवल इस चीज का है कि जो असली लोग हैं उनको अभी तक इस सरकार ने क्यों नहीं ट्रैप किया। भाई, जिस मैनेजर को, जिस डीजीएम को, जिस डीएम को मतलब 500 करोड़ तक का लोन पास करने की इजाजत नहीं है, मैनेजर को तो 500 रुपए का ही लोन पास करने की इजाजत नहीं है, तो इतना बड़ा लोन सीएमडी के नेतृत्व में किया गया है, बोर्ड के द्वारा किया गया है। सीएमडी है, 2 ईडी हैं, तो ये जब लोन पास किया गया तो इनसे पूछताछ तो की जानी चाहिए ना कि भाई ये लोन कैसे आंख मीच के कर दिया गया। जब 2013 में आपने मामला उठाया था, अगर उसी समय इस चीज को तवज्जो तरजीह दी गई होती, कोई कार्रवाई हुआ होता, कोई एक्शन दिखा होता, तो क्या आपको लगता है कि आगे वाला पूरा जो एक घोटालों का सीक्वेंस है या 13,000 करोड़ का जो पूरा घोटाला था उसकी नौबत ही नहीं आती, अगर उस वक्त पर मौके पर कार्रवाई की गई होती? देखो, ये 13,000 से ज्यादा का मामला है। इसको सही असेसमेंट किया जाएगा तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी जो नैतिकता थी और सरकार ने मुझे जिस लिए नियुक्त किया था मैंने उसका निर्वाह किया। गिला शिकवा मुझे कुछ नहीं, बस इतना ही था कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मैं सत्य उजागर कर रहा हूं, उस सत्य को मोहर क्यों नहीं लगाई जा रही। मुझे तो आश्चर्य है कि उन लोगों को और प्रमोशन मिला, उन लोगों ने उस गैंग विशेष को और प्रमोट कर करके अच्छे अच्छे जगह पे बिठाया और सरकार देखती रही। बाद में जब मैं बोला तब सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन एक्शन वो नहीं हुआ जिससे असलियत सामने आती। मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो अपनी ईमानदारी के लिए है, और जैसा कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, वो इस बात पे ध्यान देंगे। और गृह मंत्री अमित शाह जी तो बहुत चाणक्य नीति को चलाने वाले हैं। वो उन मगरमच्छों को जरूर पकड़ेंगे जिन सीएमडी और ईडी के नेतृत्व में ये लोन पास किया गया है। तो जब उनसे गहन पूछताछ होगी, आप उनको अपने गहन पूछताछ के लिए हिरासत में लाओगे तो निश्चित तौर पर सच उगलेंगे, और वो सच इतना भयानक होगा कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसा फ्रॉड करने की हिम्मत नहीं करेगा, न कोई सिफारिश करने की हिम्मत करेगा। सर, आपने कहा कि ये 13,000 करोड़ से ज्यादा का है, क्या कितना अनुमान आपका? 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या इससे भी ज्यादा का ये पूरा घोटाला हो सकता है? देखो, ये तो कैलकुलेशन उनके पास है, लेकिन सब बैंकों से जोड़ा जाए तो ये ज्यादा का निकलेगा। उस वक्त हुआ क्या था सर, जब 2013 में आपने डिसेंट नोट्स दिए थे? आपने उस वक्त ये भी कहा कि मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस सेक्रेटरी तक अपनी बात रखी, आरबीआई तक अपनी बात पहुंचाई। क्या एग्जैक्टली हुआ था? किन किन लोगों से आप मिले, अपनी बात रखी, और क्या लगता है कि किस वजह से कार्रवाई नहीं हुई तब? देखो, ऐसा है कि बैंक सिस्टम में एमसीबीओडी एक
कमेटी होती है, ये कमेटी ही बोर्ड में क्या एजेंडा जाएगा उसको अप्रूव करती है। एमसीबीओडी का मैं मेंबर बना जी। इसकी पहली मीटिंग इस दौरान दिल्ली में हुई। दिल्ली के 5 स्टार होटल में मीटिंग आयोजित की गई। उसमें रेडिसन होटल ब्लू में ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सिलेक्टेड डायरेक्टर और ऑफिसर रहते हैं। एक तो रहता है सीएमडी, 2 रहते हैं ईडी, एक रहता है फाइनेंस जनरल मैनेजर जो प्रोड्यूस करता है एजेंडे को, और एक रहता है सीए डायरेक्टर, और एक गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर और एक दूसरा डायरेक्टर रहता है। बस ये लिमिटेड पर्सनैलिटियों की एक होती है। उसमें ये एजेंडा आया तो मैंने इसको देखा तो इसमें ये था कि गीतांजलि ज्वेलर्स को सबसे पहले 500 करोड़ का लोन दिया गया था। फिर वापस उस 500 करोड़ को रिस्ट्रक्चरिंग किया गया और 1000 करोड़ हो गया। फिर इसको रिस्ट्रक्चरिंग किया और 1500 करोड़ हो गया, और उसके बाद 500 करोड़ और एक्स्ट्रा देने की सिफारिश थी। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई जब इसको पहला लोन दिया था और आज इतने साल में दुबरका वापस आ गया रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो पहला ही लोन नहीं दिया तो अब ये इतना लोन दोगा तो ये तो डूबेगा। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये गलत है। तो सीएमडी ने ये जवाब दिया कि हमारी बैलेंस शीट को सही करने के लिए दूसरों बैंकों को भी इसका प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एनपीए में नहीं डाल रहे हैं। अगर एनपीए में डालेंगे तो बैलेंस शीट घाटे में हो जाएगी। ये हमारी टेक्नोलॉजी है। और अतिरिक्त लोन इसलिए दे रहे हैं कि इस लोन से कमा के ये सबका भुगतान करेगा। तो मैं मुस्कुराया और ये बोला कि जिसने यही नहीं दिया ये क्या देगा, इतने साल ही नहीं दिया तो क्या देगा। तो मैंने कहा मेरे को ये अप्रूव नहीं है, मंजूर नहीं है ये एजेंडा, और मैंने डिसेंट नोट दे दिया। उन्होंने कहा हमारी इच्छा होगी तो मंजूर आपका डिसेंट नोट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मैंने कहा जी मेरा काम था जिसलिए मुझे यहाँ बिठाया गया है, मैंने मेरा काम कर दिया, आपको लिखित में दे दिया, और जो डिसेंट नोट उनको दिया था उसकी एक कॉपी मेल कर दी मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी बैंकिंग को और एक डिप्टी गवर्नर आरबीआई को। उसके बाद ये आना नहीं चाहता बोर्ड की मीटिंग में, लेकिन बोर्ड मीटिंग में कोई दबाव था, कुछ था, ये बोर्ड मीटिंग में वापस लाया गया। तो मैंने विरोध किया, और मेरे साथ एक डायरेक्टर और थे अजय शुक्ला, एक सीए डायरेक्टर थे शर्मा, उन्होंने भी विरोध किया कि साहब जब ये ऐसा हो गया तो अब नहीं आना चाहिए। तो कहा कि नहीं नहीं ये तो पास करना है। तो मैंने अगेन डिसेंट नोट दोनों जगह भेज दिया। उसके बाद दिल्ली मुझे बुलाया गया, मैं दिल्ली गया, फाइनेंस सेक्रेटरी बैंकिंग के सामने बैठा, और उन्होंने कहा कि आप ये डिसेंट नोट विड्रॉ कर लो, काम चलने दो, बैंक का काम क्यों हस्तक्षेप करते हो, क्यों बिगाड़ते हो। मैंने कहा साहब एक तो मैं पत्रकार, दूसरा राजस्थानी, तीसरा चंबल का पानी पीने वाला, तो मैं थूक के नहीं चाटूंगा, मैं डिसेंट नोट तो वापस नहीं करूंगा। आपको कराना है आप करा लो, मैं एब्सेंट रह जाऊंगा। कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कैसे चलेगा, कि आप रिजाइन दे दो। मैंने हंसते हंसते रिजाइन दे दिया और बाहर आ गया। जो आपने मेल किया था फाइनेंस सेक्रेटरी को और आरबीआई को, उसमें कोई रिप्लाई आया? सर आप बात पूरी करिएगा, ये भी बताइएगा प्लीज। नहीं जी, आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। और वो सारा डॉक्यूमेंटेड आपके पास, आपकी ईमेल में अभी भी सेव्ड है वो हिस्ट्री? वो तो सेफ है, गवर्नमेंट के पास भी सेफ है, थोड़ी गया इधर उधर, थोड़ी गया, हर जगह सेफ है वो तो। ये तो बाद में जब ये मामला उछला कि मेहुल भाई चौकसी भाई का इतना घोटाला हो गया और वो बग गए और एनडीए ने बगाया और ये हुआ, तो बात ये थी कि मेरे मेल में किसी एक आईएएस अफसर से कराता था। वो उस समय राजस्थान सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। वो दीक्षित जी जिनका जिक्र आप करते थे, जब दीक्षित जी, किन्हीं दीक्षित जी का, संजय दीक्षित। तो वो जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये हंगामा चल रहा है, आपके मेल कहाँ है। मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए, उन्होंने ट्विटर पे डाला और ट्विटर के बाद ये हंगामा हुआ, तब जाके मैं सामने आया। मेहुल के आने से उम्मीद है कि वो बाकी बड़ी मछलियां जो हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनका नाम कम से कम सामने आएगा, या फिर ये पैरेलल काम किया जा सकता था, जिन लोगों की जवाबदेही थी उनकी जवाबदेही अगर तय होती तो ऑलरेडी कार्रवाई थोड़ी आगे बढ़ी होती।
देखो ये दो पहलू हैं, मेहुल चौकसी वाला पहलू है या नीरव मोदी वाला पहलू है। बिल्कुल। ये तो आपके अदालती कार्रवाई में अटका हुआ है। अब इस अदालत की कार्रवाई में कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता। हाँ, भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार की नैतिकता और नियत साफ है, वो इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई तो कानूनी ढंग से होती है। लेकिन इन सबसे जो बड़ी कार्रवाई थी, जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके लोन पास कराया, वो तो यहाँ का लोकल मामला था, इनके अधीनस्थ का मामला था। सीएमडी और ईडी को बुलाते, दोनों एजेंट्स हैं, ईडी बुलाती, सीबीआई बुलाती, सेबी बुलाती और गृह मंत्रालय बुलाता और उनसे पूछताछ करता। हम सत्य बहुत पहले सामने आ जाता। अभी तो सत्य सामने आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए ये करें और उन ईडी और सीएमडी को बुलाएं और उनसे पूछताछ करें तो सत्य देखो आप 48 घंटे में सामने आ जाएगा। क्योंकि अभी आपने उसको बेल्जियम में हिरासत में लिया है, उसने जमानत की दरखास्त लगाई है, वो कैंसर का पेशेंट है। अब किन शर्तों के आधार पर उसकी जमानत मंजूर होती है या किन शर्तों के आधार पर उसकी जमानत रद्द होती है, ये भविष्य के गर्भ में। आपके नीरव मोदी कितने साल से इंग्लैंड में बंदे, अभी तक आया नहीं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे आते हैं। भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का प्रयास, दाभोल का प्रयास बहुत उच्च स्तर का है। लेकिन इस उच्च स्तर के प्रयास को अंजाम देने के लिए अपने स्तर पर जो हिंदुस्तानी कार्रवाई है, इन सीएमडी और ईडी के साथ करके सत्य उगला लेना चाहिए। तो वो सत्य सामने आएगा तो एक जबरदस्त गवाह, एविडेंस जनता के सामने, कानून के सामने, न्यायालय के सामने, सबके सामने आ जाएगा और जवाबदेही तय हो जाएगी। उस वक्त आपने पी चिदम्बरम से भी अपनी जो बात है वो रखी थी, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यूपीए की सरकार थी, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया था सर? नहीं, मैंने चिदम्बरम साहब को न तो कोई पत्र लिखा न चिदम्बरम साहब से, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो फाइनेंस सेक्रेटरी और आरबीआई और बोर्ड से मतलब था। मैंने तीनों जगह अपनी बात रख दी। चिदम्बरम साहब से किसी पब्लिक मीटिंग में ऐसी कोई मुलाकात? हाँ, चिदम्बरम साहब हमारे बोर्ड मीटिंग के पहले कलकत्ता आए थे। एग्जैक्टली। और एक 5 स्टार आईटीसी होटल में उन्होंने बोर्ड मीटिंग के पहले मीटिंग ली थी। उसमें उन्होंने सब डायरेक्टरों से गाइडलाइन वाली थी अपनी अपनी बात पूछी थी। मेरे से भी पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा साहब एक प्रॉब्लम है, आपने नरेगा शुरू कर दिया, पैसे जनता के पास सरकार के जा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम सुधरना चाहिए, बैंक की ब्रांचेज बढ़ना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप बिजनेसमैनों को तो अरबों का खरबों का लोन देते हो और किसानों को सैकड़ों हजारों लाखों का लोन देते हो। बाई चांस आपदा प्रकट हो जाती है तो आप उनको किस्त को नहीं छोड़ते और उनकी नीलामियां शुरू कर देते हो। होना ये चाहिए कि जब राज्य सरकारें आपदा घोषित करके उनको राहत देती है तो बैंक को भी किस्त बंद कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, हम इस पे विचार करेंगे। बस इतनी सी बात हुई और उन्होंने मेरे को पास बुलाया तो हम दोनों का एक फोटो भी है। 2013 से अगर सबक लिया गया होता तो क्या 2018 होता, और 2018 अगर हुआ तो उससे क्या सबक लिया गया कि 25, 26, 27 या भविष्य में ऐसा कुछ ना हो? देखो ये बैंकिंग सिस्टम पुराना चला रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके कंपनी एक्ट में कोई संशोधन नहीं है। तो कंपनी एक्ट के तहत बोर्ड का गठन होता है, इनकी मीटिंगें होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई, बैंक, इन दोनों के बीच में लाइजन होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए। और मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जिसमें अच्छे से अच्छा सीईओ, अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री हो, अच्छे से अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छे से अच्छा आईएएस अफसर हो, आरबीआई का नॉमिनी हो और हर बोर्ड मीटिंग के एजेंडे को वो वॉच करे। हर बोर्ड मीटिंग में उस कमेटी का एक मेंबर
उपस्थित रहे और जो एजेंडे आ रहे हैं उनको वॉच करे और उन एजेंडों पे जो निर्णय लिया जा रहा है वो अपनी सिफारिश के साथ गवर्नमेंट को भी भेजे और आरबीआई को भी भेजे और उसके बाद तय करे कि इस एजेंडे के आधार पर जो पास किया गया है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इससे फ्रॉड पे अंकुश लगेगा। लूपहोल सिर्फ अधिकारियों के लेवल पर है, बैंकिंग के लेवल पर है, या नीति निर्धारण के लेवल पर भी है? और वो 2013 का जो पूरा मामला था वो किस लेवल से मैनेज करने की कोशिश की गई थी? अधिकारियों के लेवल पर ही या फिर ऊपर से भी सरकार के लेवल पर भी? मैं कहता हूं कि सरकार की लेवल पे क्या हुआ इसकी तो जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो 500 रुपए का लोन पास नहीं कर सकता उस ब्रांच का लोन ऑफिसर प्रपोजल बनाता है तो उसको कोई डायरेक्शन दिया होगा जब भी तो प्रपोजल बनाना, नहीं तो कैसे बनाता? स्वयं में तो कर नहीं सकता। और जब वो प्रपोजल बन के जोनल ऑफिस जाता है तो जोनल ऑफिस अपने सिफारिश के साथ हेड ऑफिस कैसे भेजेगा जब तक हेड ऑफिस का दबाव नहीं आएगा। और जब हेड ऑफिस जाता है बोर्ड की मीटिंग में लाया जाता है तो बोर्ड की मीटिंग में लाने वाले तो सीएमडी दोनों ईडी होते हैं, तो वो किसके आधार पर ला रहे हैं? जब 500 रुपए का लोन आप नहीं दे सकता मैनेजर, उसका आप हजारों करोड़ का लोन बोर्ड मीटिंग में मंगवा रहे हो, प्रपोजल मंगवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से आपके निर्देश तो है, इससे तो डिनाई कोई नहीं कर सकता। और जांच कर लो, मालूम पड़ जाएगा किसके निर्देश थे। लूपहोल को दुरुस्त किस लेवल पर किया जाए? सरकार नीति निर्धारण में बदलाव करे तभी इस तरह के मामले रुक सकते हैं? आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार के नीचे सब है। सरकार की मनसा होनी चाहिए, सरकार की नियत और नैतिकता होनी चाहिए। इस सरकार की नैतिकता और नियत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है उसको तो कान पकड़ के ठीक करना पड़ेगा। ये जो भी लूपहोल एनडीए सरकार के सामने आए हैं इसमें निर्णय तो एनडीए सरकार को ही करना है, इसको दूर करना है। हमसे कोई सुझाव मांगेगा, सुझाव देंगे। और दिया ही अभी एक ऐसी कमेटी बनाओ जो नजर के, क्योंकि यही पता नहीं रहता कौन सा एजेंडा अप्रूव हो रहा है कौन सा नहीं। नियम ये है कि 15 दिन पहले आपको एजेंडा भेजा जाएगा ताकि आप डायरेक्टर स्टडी कर लें। हमारे जमाने में हालात ये थी, मेरे तो हालात ठीक थी कि मैं वहां जाता था आपके क्या कहते हैं बोर्ड मीटिंग में, तो बोर्ड मीटिंग में जब मैं जाता था तो बोर्ड मीटिंग में मेरे को जो पीओ एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता था वो मुझे एजेंडा पकड़ाता था, लेकिन औरों के लिए तो बोर्ड मीटिंग की टेबल पे ही एजेंडा पड़ा रहता था। उसके बाद जब आरबीआई ने एक कॉन्फ्रेंस रखी और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने टिप्स दिए तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा। मैंने कहा साहब आप तो कहते हो 15 दिन पहले एजेंडा जाना चाहिए, ये तो एजेंडा टेबल पे मिलता है या पीओ देता है? तो कई बैंकों के डायरेक्टर ने कहा साहब हमें तो टेबल पे मिलता है, पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। बस सीएमडी कहता है ओके 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 कर देते हैं। ये हालत है, तो ये हालत बदलनी चाहिए। डायरेक्टर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। 18 में इस खुलासे के बाद क्या बदलाव आपने देखा इन 7 सालों में? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा, एक बड़ा पद आपके पास था और चाहते तो आप कंटिन्यू करते और ठीक ठाक आपको फायदा भी उसका निजी जीवन में भी मिलता। उस पद पर न रहने की वजह से, इस्तीफा देने की वजह से आपको पर्सनल लाइफ में भी कोई चैलेंज झेलना पड़ा? तीसरा, कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा सवाल उस समय पूछा था कि 2018 में आपने क्यों बताया, 2013 में ही मामला सामने आगे क्यों नहीं रखा आपने पब्लिक डोमेन में? ऐसा है, कपिल सिब्बल साहब भी समझते हैं, बहुत देश के विख्यात वकील हैं और आप भी जाने माने पत्रकार हैं। उस समय मामला उठा ही नहीं तो मैं कैसे बताता? उस समय जो मामला उठा था मैंने डिसेंट नोट दे दिए, उसके बाद ये मामला उठा तो मैं खुद तो आगे नहीं आया ना। संजय दीक्षित के ट्विटर के बाद मैं सामने लाया गया, अखबारों ने तो मैंने वही कहा जो सत्य था। और मुझे कौन सा फायदा मिला? मैं तो और डायरेक्टर की तरह अगर हाथ ऊंचे कर देता और ये नहीं देता तो मेरा कार्यकाल पूरा करता ना।
मैं तो कार्यकाल से विमुख हुआ ना। उसी पर सवाल था मेरा, असल कि आपको कोई निजी जीवन में दिक्कत हुई या कोई अफसोस हुआ हो कभी कि शायद कंटिन्यू कर लेता तो और फायदा मिल गया होता? ऐसा है, हाँ। राजनीतिक प्रताड़ना मिली मेरे को। नंबर एक, किस तरह की सर? सब लोगों ने कहा यार इतनी अच्छी जगह छोड़ के आ गया, फाइनेंशियली पुअर होगा। कई ने कहा कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तेरी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी, धमकियां भी मिली। लेकिन मुझे मेरे सालासर बालाजी पे विश्वास था कि मैंने जो किया है वो सत्य किया है और सत्य के लिए किया है। राजनीतिक प्रताड़ना किस तरह से दी गई आपको? क्या प्रयास किया गया किसकी तरफ से? अब ये अगर खुलासा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, फिर द्वेषता बढ़ेगी, इसलिए नहीं करें। बहुत कुछ किया गया राजनीतिक प्रताड़ना में मेरे। फिर भी अगर आप इशारों में ही कुछ बताएं। बस क्या नहीं सहा मैंने, ये मान लो। मुझे दुख ही है इस बात का है कि जिसके लिए सत्य बोला उसने भी मुझे कोई सहयोग और सपोर्ट नहीं किया। बस, पर मैं अड़ा रहा, मेरी नैतिकता और नियत पर आज भी अड़ा हुआ हूं। जो सहयोग चाहिए खुल कर दूंगा, जिस एजेंसी को चाहिए खुल कर दूंगा। क्या दिनेश दुबे जी इस बात को लेकर तैयार हैं कि अगर इस पूरे केस की जांच आगे शुरू की जाए, ईडी या सीबीआई उनसे पूछताछ करे, डॉक्यूमेंटेड सबूत मांगे, तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ, छोटी सी बात कह रहा हूँ, सरकार भी सुन ले, गृह मंत्री जी इतने बड़े चाणक्य हैं, वो भी सुन ले। उस जमाने के, जिस जमाने में ये लोन पास हुआ है, उसके सीएमडी और ईडी को एक बार बुला ले। उनको क्यों छोड़ रखा है? उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही? एक बार कर ले, सत्य सामने आ जाएगा। और भी इधर उधर का पैसा है ना, वो भी सरकार के सामने आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने भी तो, जिन जिन ने ये काम किया है, इन्होंने भी बहुत अच्छे उपहार लिए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया भारत 24 से बातचीत करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपको भी एक मन में उम्मीद है कि पूरा मामला खुलेगा, बड़ी मछलियां जो हैं वो भी उसी कार्रवाई की जद में आएंगी। मेहुल चौकसी भारत आए, इंसाफ के कटघरे में खड़ा हो, एक्शन आगे आएगा। अब आएगा। हाँ, देर हो सकती है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब इस सरकार के कदम पीछे नहीं हटेंगे, आएगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी जरूर कि सरकार उन बड़ी मछलियों को, उन मगरमच्छों को एक बार बुला के और ट्रेस कर ले, सत्य आ जाएगा। ये तो कानूनी लड़ाई है, चलती रहेगी, लंबी चलेगी, लेकिन ये लड़ाई कानूनी नहीं है। ये तो बुला के इनको ट्रेस करे तो सत्य सामने आ जाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया भारत 24 से खास बातचीत करने के लिए। देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।